आई एम विनोद सर फ्रॉम एसएम पब्लिक स्कूल उत्तरीजपुर शंभुगंज जौनपुर। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के प्रकाश चैप्टर के अंतर्गत संयुगी फोकस का अध्ययन करेंगे और रेखीय आवर्धन का। संयुगी फोकस क्या है? आपने देखा था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाए थे, तो उन स्थितियों में आप देखेंगे फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर और अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच तथा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनी थी। इससे सिद्ध होता है कि ऐसे दो बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे पर और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले पर बनता है, तो वो दोनों बिंदु संयुगी फोकस कहलाते हैं। संयुगी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। अब उत्तल और समतल में क्यों नहीं? क्योंकि उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे अगर आप वस्तु रखेंगे उस बिंदु पर, तो उस तरफ कलाई करी हुई है, तो उसका परावर्तन ही उसमें नहीं होगा, प्रकाश का परावर्तन ही उसमें नहीं होना है। तो फिर उससे आभासी प्रतिबिंब जो प्राप्त होंगे उनका संयुगी फोकस नहीं होगा। इसलिए संयुगी फोकस केवल अवतल दर्पण से ही संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं। अब हम संयुगी फोकस की परिभाषा लिखते हैं। ऐसे दो बिंदु, पॉज कर दीजिए, ऐसे दो बिंदु संयुगी फोकस की परिभाषा लिख लें। ऐसे दो बिंदु जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुगी फोकस कहलाते हैं। वो दोनों बिंदु क्या कहलाते हैं? संयुगी फोकस। संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल में नहीं। इसको हमने समझा भी दिया पहले। अब इसके बाद है गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन। गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन। गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या है, इसको समझ लें। गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन बोलिए, तब लिख ही लेते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी नहीं, लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई I फॉर इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई I बटे वस्तु की लंबाई O फॉर ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं वस्तु को बिंब भी कहा जाता है, तो आप बिंब की लंबाई भी लिख सकते हैं O। अब देखो बेटा, अब इसका फार्मूला हम प्रूव करेंगे। माना कि एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और मुख्य अक्ष CP है, मुख्य अक्ष CP, और इसका फोकस F है। एक वस्तु I जिसे हम AB कहते हैं, AB वक्रता केंद्र अनंत के बीच रखी है। एक किरण ले जाएंगे हम मुख्य अक्ष समांतर, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण हम ले लेते हैं ध्रुव से। तो दूसरी किरण ध्रुव से जो होकर जाएगी परावर्तन के पश्चात, ये आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच जो कोण बनता है, उसी कोण से ये परावर्तित हो जाती है, उसी कोण से ये परावर्तित हो जाती है। और परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1, A1 वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1 बन जाता है। ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब A1 B1 बन जाता है। इसको आप लिख लेना। माना एक दर्पण है, अवतल दर्पण MM, जिसका ध्रुव P, माना आप खुद लिख लेना। माना लिखने के बाद तब आप लिखना, माना
एक अवतल दर्पण Mn जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस F है। एक वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच AB एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र अनंत के बीच रखी हुई है और B से जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है और ध्रुव की ओर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाती है परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाती है। अब यहां पर आपको मिल गया दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ABP और एक त्रिभुज A1B1P। इसमें दोनों में कोण A और कोण A1 समकोण है और कोण BPA और B1PA1 ये आपतन और परावर्तन के कारण आपस में बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज समान कोणिक हो जाएंगे। जो समान कोणिक हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। तो आप लिख लेंगे कोण BAP बराबर कोण B1A1P। ये हो गया आपका आपतन और परावर्तन कोण। और कोण A बराबर कोण A1 प्रत्येक समकोण इसलिए त्रिभुज BAP समरूप त्रिभुज B1A1P। तो अब ये हो जाएगा लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। तो A1P बटे AP बराबर A1B1 बटे AB। तो A1B1 जो है बेटा ये प्रतिबिंब की लंबाई है और ये वस्तु की लंबाई है। तो -V और ये A1P प्रतिबिंब की दूरी और ये वस्तु की दूरी। आपने प्रतिबिंब की दूरी को क्या माना है V और वस्तु की दूरी को U। तो ये हो जाएगा -V बटे -U बराबर -I बटे O। तो अभी आपने देखा यहां माइनस से माइनस कट गया, -I/O बराबर V/U। इसी को हम कह सकते हैं कि I/O बराबर -V/U और यही तो है रेखीय आवर्धन नियम। तो रेखीय आवर्धन नियम बराबर M बराबर I/O बराबर -V/U भी कह सकते हैं। अब यहां देखिए ऋणात्मक चिन्ह आ गया। रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होगा यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अगर प्रतिबिंब आभासी बनेगा तब आवर्धन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। जब सीधा बनेगा तब ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे I और O, और -V -U हो जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये दोनों प्लस हैं। तब आवर्धन जो है इसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तब इसका आवर्धन नेगेटिव होगा। तो इस तरह से आपका रेखीय आवर्धन नियम बराबर क्या हो गया। अब लिख सकते हैं M बराबर I/O बराबर -V/U। इस तरह से एक ये फार्मूला आपको मिल गया रेखीय आवर्धन का। रेखीय आवर्धन समाप्त हो गया। अब आगे आपका है दर्पणों का उपयोग। दर्पणों का उपयोग बताने के बाद तब आपको बताया जाएगा अपवर्तन प्रकाश का। इसके पहले अपवर्तन पढ़ाने से पहले आप अपनी एक्सरसाइज में जाएंगे, वहां गोली दर्पण से संबंधित जितने न्यूमेरिकल्स हैं
और प्रैक्टिस सेट जो बीच बीच में दिया है आओ करें, प्रश्न जो दिया है बीच बीच में उसको भी कर लेना, और अभ्यास के प्रश्न भी जो गोली दर्पण के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के, तो दर्पणों से संबंधित सभी सवाल कर लेना, और लेंस से संबंधित अभी छोड़े रखना, उसको पढ़ाया जाएगा तो फिर आप करेंगे। अब है दर्पणों का उपयोग। दर्पणों का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्चलाइट, वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का समांतर किरण पुंज जो बीम की तरह होता है, तो प्रकाश का समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इसमें लगे होते हैं, टॉर्च में, सर्चलाइट में और वाहनों के हेडलाइट में। सेविंग में चूंकि चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब दिखना है, इसलिए सेविंग दर्पणों के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सोलर भट्टियों में, जो सौर भट्टियां हैं, उसमें सूर्य के प्रकाश को एक जगह सेंट्रलाइज करने के लिए इन दर्पणों का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद है उत्तल दर्पण का उपयोग। वाहन के पार्श्व में यह दर्पण लगा होता है, जिसे साइड मिरर कहते हैं, जिससे चालक अपने पीछे के विस्तृत क्षेत्र को देख लेता है कि उसके पीछे से कौन सा वाहन क्या आ रहा है, साइड देना है, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से एक खंड इसका समाप्त हुआ, प्रकाश का परावर्तन। अब आगे है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे, लेकिन दर्पण से संबंधित जितने सवाल हैं अभ्यास में आप सबको कर लीजिए, हम उसका फोटो भेज रहे हैं, और कुछ सवाल है जिनको बीच से आप ढूंढ के कर लेना। दो ये है और ले लीजिए। यहाँ तक लीजिए।